रविंद्रनाथ टैगोर का अगर बात करते हैं तो ये राष्ट्रगान के रचयिता है। यहाँ तो एक क्लियर समझ में आ गया। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के प्रसिद्ध टैगोर वंश में 1861 ईस्वी कोलकाता में हुआ था। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहां पर हुआ था? बंगाल के प्रसिद्ध टैगोर वंश में हुआ था। तो टैगोर वंश में हुआ था 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ? तो रविंद्रनाथ टैगोर कहां के रहने वाले थे? कलकत्ता के रहने थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और बंगाल के प्रसिद्ध टैगोर वंश में हुआ था। प्रसिद्ध वंश कौन है? टैगोर वंश। उनके पिता महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर थे। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम याद रखिएगा, उनके पिता महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर थे। पिता के नाम माता के नाम हमेशा आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट सब, ठीक है। और टैगोर परिवार अपनी समृद्धि कला विद्या एवं संगीत के लिए महत्वपूर्ण बंगाल में प्रसिद्ध था। और ये टैगोर जो परिवार था, माने इनके जितने सारे परिवार था, इनके जितने सारे वंशज थे, ये लोग सबसे ज्यादा फेमस थे कला के लिए, गीत के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। इसीलिए तो गीत लिखे ना, गीत में सबसे ज्यादा फेमस थे, इसलिए जाने जाते थे। वे अपने भाई बहन में सबसे छोटे थे, और भाइयों बहन में सबसे क्या थे? वो छोटे थे। उन्होंने अपने यश से न केवल टैगोर परिवार वरन संपूर्ण देश को गौरव प्रदान किया है। अब यही नहीं कि सिर्फ अपने भाई बहन और माता पिता, अपने परिवार और वंशज को आगे किया है। आज देखिए पूरे विश्व में अगर गाया जाता है, चाहे अगर जाना जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है कि नहीं जाता है? ऐसे तो पूरे भारत भर में हम राष्ट्रगीत गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, तो राष्ट्रगान में इन्हीं का नाम लिया जाता है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी कौन जानेगा? जो पढ़ेगा वही जानेगा। जिसके अंदर कहानी गया होगा वही कहानी बोल सकता है, कह सकता है, लिख सकता है। तो ये आप समझिएगा, उन्होंने अपने यश में केवल टैगोर परिवार के नहीं वरन संपूर्ण देश का गौरव प्रदान किया है। टैगोर को सर्वप्रथम ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में भर्ती किया गया था। वहां पर एक आपका ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल था, उसका नाम था, स्कूल का नाम क्या था आपका? ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल था। और उसी स्कूल में क्या किया गया था? भर्ती कराया गया था, परंतु उनका मन वहां नहीं लगा। अच्छा, जरूरी थोड़े है कि जहां पर जो पढ़ता है वहीं पर मन लगता है। हम बार बार बच्चे को बताते हैं कि अगर मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि हम खराब होंगे, और नहीं तो आप खराब होंगे। आपको टीचर बदल के देखना चाहिए। या बहुत सारे बच्चे हैं कि जैसे क्या होता है कि तुम भी वही जगह पढ़े, चलो हम भी वही जगह पढ़ेगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। और जबरदस्ती पढ़ता है, उसको बुझाता नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती पढ़ता है, तो उसको हो सकता है कि कुछ समय के बाद उसको नहीं समझ में आएगा। तो ये सभी चीज देखना है, तो टीचर बदलना चाहिए आपको। मान लीजिए कि हम पढ़ाएं, किसी को समझ में दो चार को क्या आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम गलती है, और नहीं तो हो सकता है आप गलती होंगे, यानी कहीं ना कहीं उसको ठोस होगा। कुछ बच्चे को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि मेरी भाषा उसको नहीं समझ में आ रही, इसलिए उसको चेंज करना चाहिए, जगह चेंज करनी चाहिए। तो इसको वहां पर मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती पढ़ेगा वो, बताइए वहां पर, बताइए जबरदस्ती पढ़ेगा। एक 10वीं क्लास में कहानी पढ़ना, तो कृष्ण के प्रति जागरूक हुआ, उनको पापा व्यवसाय में लगाए, लेकिन फिर भी लगे नहीं लगे, वो कृष्ण की भक्ति में चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि साधु संत बनना चाहते हैं। सबसे बड़ा गौतम बुद्ध, मान लीजिए कि राजा परिवार के थे ना बुद्ध, फिर भी छोड़कर सब चले गए ना राजपाट, उतना बड़ा उनको राजपाट मिला था, उसके बाद वो छोड़कर वो चल के सन्यासी ले लिए। तो जरूरी नहीं है कब किसका ट्रैक भटक जाएगा, कब कहां पर कोई चल जाएगा, किसी को पता नहीं है। सिर्फ कर्तव्य करना है, किसका कब क्या। अच्छा, हम पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा आज यूनिक लग गया, कहीं आज से आपको खूब बढ़िया समझ में आने लगा। आपने उतना दिन पढ़े तो नहीं समझ में, आज आपको समझ में आया, तो हो सकता है कि आज समझ में, तो कल भी समझ में आएगा, परसों भी आएगा। तो किसी दिन का रोचक हो जाता है, और किसी दिन का समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका उसका मन नहीं लगा, इस कारण उनको कुछ महीनों के बाद नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिलाया गया। अब देखिए, इस स्कूल में उन्हें कुछ कटु अनुभव प्राप्त हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर उन्होंने आजीवन शिक्षा सुधार के लिए प्रयास किया, और आदर्श शिक्षा संस्था के रूप में 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। कि हम लोग जो गांव में शिक्षाएं पढ़ रहे हैं ना, ये भाषा बहुत उटपटांग है, भाषा हम अच्छी सीख नहीं पाते हैं, या हम अच्छा नहीं बोल पाते हैं। तो उसने प्रयास किए, और प्रयास करने के लिए अब शिक्षा में आजीवन शिक्षा सुधार के लिए प्रयास किया कि हम पूरा जब तक रहेंगे तब तक हम शिक्षा को सुधार करेंगे। इसीलिए उसने शांति निकेतन बनाई। तो शांति निकेतन की स्थापना किए, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। और उसमें बताएं कि हम रहे या ना रहे, पूरा जीवन जब तक दुनिया रहेगी तब तक शिक्षा सुधार में प्रयास किया जाएगा। इसीलिए हिंदी बुक पढ़ाया जाता है, कम से कम बच्चा को लिखने, पढ़ने, बोलने, ये सब चीजें आ जाए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको कहीं पर भी उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन दैनिक जीवन में भाषा के प्रयोग बहुत जाता है। अच्छा, दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं,
दिन भर कुछ ना कुछ कहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो हम लोग का सिर्फ लिखने, इस भाषा के बहुत ज्यादा होगा। आप इंग्लिश बोलिए पढ़े लिखिए या हिंदी बोलिए पढ़े लिखिए, ये भाषा होनी चाहिए। 1878 में टैगोर ने अपने भाई के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए, परंतु वहां अधिक दिनों तक नहीं रहे। 1880 ईस्वी में वे स्वदेश लौटे, मतलब अपना देश खुद लौट गए। 1880 में गए थे, लेकिन किसके साथ गए थे बताइए? अपने भाई के साथ गए थे। उनका मन नहीं लगा, इसलिए क्या हो गए? वो वापस लौट गए स्वदेश, अपना देश में क्या हो गए? फिर वापस आ गए। अब देखिए 1881 ईस्वी में पुनः इंग्लैंड गए, फिर दोबारा इंग्लैंड गए। एक साल के बाद वे कानून शिक्षा प्राप्त करने के ध्येय से गए थे, परंतु विचार परिवर्तन के कारण पुनः वापस लौट गए। सोचे कि जाते हैं अब कानून की पढ़ाई करेंगे, वकालत करेंगे, वकील वकील बन कराएंगे। फिर उनका मन बदल गया, फिर वापस आ गए। 1901 में टैगोर ने बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की। कब? 1901 में। और उन्होंने इसमें स्वयं अध्यापक रूप में कार्य किया। यह संस्थान आध्यात्मिक उदारता एवं विभिन्न संस्कृतियों संगम स्थल के रूप में दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। और उसने खुद अपना विद्यालय खोला, खुद से उसमें अध्यापन का कार्य किया, मतलब खुद से पढ़ाना स्टार्ट किया। और आज पूरे विश्व में यही आपको चलता है, और अच्छा भी मिला उनको, मान सम्मान भी मिला। और 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत औपनिवेश सत्ता से विक्षुब्ध होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो अब वे साहित्य की सेवा अनवरत करते रहे और महान कवि साहित्यकार के रूप में विश्व विख्यात हुए। 1913 ईस्वी में उन्हें गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब देखिए 1913 ईस्वी में उन्हें गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। जब गीतांजलि बने लिखे ना, तो उस पर भी नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी प्रमुख कृतियां है काव्य संग्रह, मानसी और सोनार तारी, चित्रा, चैताली, कल्पना, क्षणिक, गीतांजलि, उपन्यास है आपका गोरा, काव्य नाटक और चित्रांगदा, कहानी संग्रह है गल्प गुच्छ। इन रचनाओं के अतिरिक्त शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति आदि विभिन्न विषय पर उनके अनेक लेख प्रकाशित और चर्चित हुए। टैगोर एक आपका नैसर्गिक संगीतकार भी थे। अपनी सैकड़ों कविताओं के संगीतबद्ध किया, जिनमें एक राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन प्रमुख है। जन गण जो मन हम लोग आते हैं, ये क्या है? प्रमुख है। वे देश के प्रमुख चित्रकार में से भी एक थे। 1941 ईस्वी महान कवि, मनीषी, साहित्यकार एवं शिक्षा शास्त्री का निधन हो गया। प्रस्तुत निबंध शिक्षा में हेर फेर हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियां को उजागर करता है तथा हमें शिक्षा और जीवन के गहरे सरोकार के रूप में रूबहू करता है, यानी रूबरू कराता है, यानी रूबहू कराता है। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ ये जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे, इसमें शिक्षा का कितना बड़ा महत्व होता है, शिक्षा में क्यों जरूरी है, ये पाठ हमें सिखाएगा। एकदम